नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश के सभी कोरोना मामले 30% जमात से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा लगभग 50% तक पहुंच गया है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंथलावी के अड़ियल रवैये का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना साद ने जिम्मेदार मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सलाह आखिर क्यों नहीं मानी। कई बुद्धिजीवियों की मार्च 2020 के निजामुद्दीन मरकज के बैठक को रद्द करने की हिदायत को उसने दरकिनार क्यों किया और वो खुद अब क्यों छुपा हुआ है। कह रहा है कि मैं सेल्फ क्वारंटाइन में हूं, लेकिन वायरस की जांच क्यों नहीं करवा रहा है। उधर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया है कि भारत कोरोना वायरस को हराकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो पूरी मानव जाति पर संकट है, चुनौतियों से भरा ये वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, समर्पण और प्रतिबद्धता को लेकर अधिक सशक्त होने का मार्ग तय करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है, इसलिए बिना थके, बिना रुके हमें काम करना है और कोरोना को हराना है। पिछले 4 दिनों में देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। देश में कोरोना के मामलों में दोगुना इजाफा होने की दर 4.1 प्रतिदिन हो गई है। लेकिन अगर दिल्ली में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन के बाद हाल में संक्रमण फैलने की घटना न होती तो यह दर 7.4 प्रतिदिन होती। ऐसे में साफ है कि कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी का कनेक्शन तबलीगी जमात से है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंथलावी की बताई जा रही है। साद के एक फैसले ने पूरी मुसीबत खड़ी कर दी और अब देश मुश्किलों से जूझ रहा है। साद ने कथित रूप से कई वरिष्ठ मौलवियों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सलाह और अनुरोधों को नहीं सुना, जिन्होंने मार्च 2020 के निजामुद्दीन मरकज की बैठक को रद्द करने को कहा था। इन लोगों ने कोविड-19 के फैलने के डर से इस बैठक को निरस्त करने को कहा था। मौलाना साद के अड़ियल रवैये ने उनके ऊपर अंधविश्वास करने वाले सैकड़ों अनुयायियों का जीवन खतरे में तो डाला ही था, इसके साथ ही साथ उन्होंने कई मुस्लिम सदस्यों की छवि को भी धूमिल किया। मरकज में भाग लेने वालों में कई को कोरोना के लक्षण थे, इसके बावजूद उन्हें दूसरे लोगों के बीच छोड़ दिया गया। टोटल 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 320 केसेस मरकज मस्जिद के हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 173 केसेस जो हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर वाले, उसके अलावा जो लोग हैं जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं टोटल हैं अभी तक, और सभी के सभी हॉस्पिटल में हैं। और नहीं, उसमें कुछ लोगों की छुट्टी हो चुकी है, जो 14 दिन से ज़्यादा थे, 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, कुछ लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और बुरी खबर है। भारत के कई इलाकों में कोरोना तीसरे स्टेज में पहुंच गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कई इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी प्रसार हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरे भारत में कोरोना दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच में है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कहीं कहीं पर केस एकदम से बढ़ गए हैं और कुछ इलाकों में लोकलाइज्ड कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। जैसे मुंबई में हम स्टेज 2 और 3 के बीच में हैं। ज्यादातर भारत में कोरोना स्टेज 2 पर ही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कुछ हॉटस्पॉट में लोकल कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, वहां पर भी हम स्थिति को अभी रोक सकते हैं। शुरुआती कम्युनिटी स्प्रेड कुछ पॉकेट्स में शुरू हो रहा है, इसलिए अब हमारा ज्यादा सतर्क रहना जरूरी हो गया है। तबलीगी जमात के कारण जो बीमारी रुकी हुई थी वह थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के 1% से कम मरीज ही वेंटिलेटर पर है। 17 राज्यों के सिर्फ 2% से थोड़े ज्यादा 73 मरीज गंभीर स्थिति के कारण आईसीयू में है और करीब 32 मरीज वेंटिलेटर पर है। दरअसल भारत में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या कम होने को लेकर कई अवधारणाएं हैं, लेकिन इन पर मुहर लगना बाकी है। कोरोना का जो वायरस है वह आरएनए वायरस है। भारत में डेंगू का बेहद प्रसार रहा है। जीका, मलेरिया से भी काफी लोग कभी न कभी चपेट में आए हैं और इनकी दवाओं के कारण हमारे अंदर ऐसे एंटीबॉडी हैं जो इस वायरस का बेहतर मुकाबला कर पाने में सक्षम है। बीसीजी टीकाकरण के कारण भी भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता दूसरे देशों की तुलना में अच्छी है। भारत में बुजुर्गों की संख्या स्पेन, इटली या अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले कम है। इस कारण भी भारत में गंभीर स्थिति वाले मरीजों की संख्या कम है। बुजुर्गों में डायबिटीज, हृदय, किडनी, लीवर की गंभीर समस्याएं ज्यादा होती है, लिहाजा उन देशों में ज्यादा मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर पर है।
यह भी कहा जा रहा है कि भारतीयों में शाकाहार के ज्यादा प्रचलन और हल्दी जैसे कई औषधीय मसालों के कारण संक्रमण रोधी क्षमता ज्यादा है, जबकि विदेशियों की मांसाहार पर निर्भरता और ज्यादा सुरक्षित वातावरण के कारण किसी भी परजीवी से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ वायरस में कुछ म्यूटेशन देखा गया है, यानी कभी वह ज्यादा आक्रामक और कभी कम सक्रिय रहता है, और सौभाग्यवश भारत में यह वायरस कम सक्रियता दिखा रहा है। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। और ये मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है, न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है। हिंदुस्तान को भी 3,500 के करीब केसेस हैं और 55 के 50 से ऊपर मौत भी हुई है। दुर्भाग्य कितना हुआ, लेकिन अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो अन्य देश, अमेरिका को भी उसको शामिल करते हुए, अन्य देशों में जितनी तीव्रता है उतनी तीव्रता हिंदुस्तान में नहीं है। इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने क्लस्टर और हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने का फैसला किया है। इस टेस्ट के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को 8 अप्रैल से 7 लाख टेस्ट किट मिलेंगी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की डिलीवरी ICMR को चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। माना जा रहा है कि पहले चरण में 5 लाख टेस्ट किट मिलेंगी। टेस्ट किट का ऑर्डर दे दिया गया है। बीते दिनों ICMR ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि क्लस्टर या हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में मरीज के खून का सैंपल लिया जाता है। इसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है। इसमें उंगली में सुई चुभोकर खून का सैंपल लेते हैं। इसमें यह देखते हैं कि संदिग्ध के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रहे हैं या नहीं। यह टेस्ट उन लोगों में ज्यादा कारगर है जिनके लक्षण शुरू में दिखाई नहीं देते। हालांकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यह नहीं बताता कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, लेकिन इस टेस्ट से पता चलता है कि कोरोना के मामले किस इलाके में तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जहां तो देश के सभी कोरोना मामले 30% जमात से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा लगभग 50% तक पहुंच गया है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंदावली के अड़ियल रवैये का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इसमें आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, शिव शरण जी है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। शिव शरण जी, बहुत स्वागत है आपका। शिव शरण जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला तबलीगी से जुड़ा हुआ सामने आया है, उसके बाद से कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं जो ये इजाफा हो रहा है, ये जो आंकड़ा है वो एकदम से छलांग भी मार रहा है। किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, ये संख्या तो बढ़ना था, लेकिन जो ये तबलीगी का हमारे बीच में ये इनका दिल्ली से प्रकोप शुरू हुआ और इसको वहां कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग, उसके कारण भारत की ये स्थिति आ गई है। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से ये सारी राज्य सरकारें जो है जुट गई हैं इस काम में, कि दिल्ली से जो भी लोग आए हैं, जो भी मस्जिदों में, जिन शहरों में जा रहे हैं, और उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से उनको चेतावनी भी सरकार के द्वारा दी गई है, आज शाम तक अपने आप को स्वयं बता दें, जिससे कि वो नियंत्रण किया जा सके। तो इसका नियंत्रण करने के अलावा अब ग्रोथ अगर हो रही, वो तो रहेगी। अच्छी बात ये है कि हमारा इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी हम लोग इतने कम फिगर में आ पाए हैं, ये खुशी की बात भी है। लेकिन हमको सतर्क रहने की जरूरत है और लॉकडाउन को सबको मानने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि अब सारे लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको न मान रहा हो। यहाँ तक कि तब ये जो ये कट्टरपंथी जो आम मुसलमानों को बदनाम करने का एक नया नाम सामने उभर के आया है, ये कट्टर मुस्लिम है। ये कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों की, इस संगठन की वजह से इस देश के आम मुसलमान बड़ा चिंतित हैं। वो इसलिए कि इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता का जो हमारा रहा है, और इस मामले को बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के उसमें बंटवारे की स्थिति जैसी बन गई है, तो इन लोगों की जीत की वजह से है। इनको अपने आप सरेंडर हर जगह पे हो जाना चाहिए था, लेकिन डर के भाग तो कहीं जाएंगे नहीं। अब देखिए, योगी सरकार ने इस मामले में देखिए कितने
करीब 250 से ऊपर पासपोर्ट जमा कर दिए हैं लोगों जी को, जी। और सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है हॉस्पिटलों में। तो नियंत्रण के अलावा और कोई वो नहीं है, और कोई ज्यादा इसका चिंता का विषय तो है, लेकिन भारत की जो हमारी तैयारी है, जो हमारा सरकारें काम कर रही हैं, उस हिसाब से उसका एक ही इलाज है कि जो जहां है वो अपने घर पे रहे, और इन जो तबलीगी समाज के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, इनसे मेरी भी एक अपील है कि वो लोग स्वतः अपने को जो है सरकार के संज्ञान में या प्रशासन के संज्ञान में अपने को समर्पित करें और अपना क्वारंटाइन करावे, जिससे कि इसकी बढ़ोतरी जो ग्रोथ जंप मार रही है 50% से ज्यादा, तो इन्हीं लोगों की वजह से ये ग्रोथ दिखाई पड़ रही है हर शहर में, पूरे देश के हर शहर में इन्हीं की वजह से दिखाई पड़ रही है। तो इनकी जो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती इन लोगों का जैसे भी रहा और उसी के अंदर रहे और कहना नहीं माने, या वहाँ का स्थानीय प्रशासन समझ नहीं पाया कि निजामुद्दीन में वहाँ की स्थिति कैसी क्या है। जब स्थिति बिगड़ने लगी, जो रिपोर्ट आई होगी, तब जा करके वहाँ की प्रशासन जुटा और इस स्थिति में आए कि जगह जगह हमको रोकना पड़ रहा है। गनीमत है ये भी गांव में नहीं घुस पाया है, लेकिन कहीं कहीं तहसील स्तर के कस्बों में सुनने में अब आने लगा है। तो सरकार, जिला प्रशासन, सारे जिला प्रशासन इसमें लगे हैं कि कहीं किसी बिल्कुल कोशिश ये की जा रही है कि ये बहुत ज्यादा ना फैले, लेकिन फिर भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो जिले स्तर पे और गांव स्तर पर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस वक्त हमारे साथ असलम नदवी जी जुड़ गए हैं, जो कि मौलाना है, मरकज से के जानकार हैं। असलम जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से इसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मौलाना साद ने न सिर्फ अपने जमात को बल्कि पूरे देश को ही खतरे में डाल दिया है, मुसीबतें बढ़ा दी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लोगों को जमे दिमाग में रखना चाहिए कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब किसी भी बीमारी को एक खास कम्युनिटी की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जो एक कोरोना एक वायरस फैल चुका है, पूरी तरीके से फैल रहा है धीरे धीरे, तो उसमें हर एक हिंदुस्तानी पीएम मोदी जी के साथ में, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। जहाँ तक मरकज का ताल्लुक है, जहाँ तक ताल्लुक है, तो उस तरीके से लोग जहाँ भी हैं वो निकल करके आ रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं। तो उसमें किसी के अंदर जो है उसके सिम्टम्स भी पाए जा रहे हैं, और जिनको अंदर नहीं पाए जा रहे हैं वो आराम से उनको गवर्नमेंट छोड़ रही है। अब रही बात सिर्फ एक उसी को टारगेट कर देना और ये कहना कि वहीं से फैला हुआ है, तो एक तरह पर एक नाइंसाफी होगी और खास कम्युनिटी को निशाना बनाना। लेकिन आंकड़े तो यही बता रहे हैं ना मौलाना साहब, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 50% जो है वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, देश में 30% जो है वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, कोरोना संदिग्ध। हम तो आंकड़ों के बिहाफ पे बोल रहे हैं सर, आंकड़ों के आधार पे बोल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी जो उत्तर प्रदेश की एक लिस्ट जारी हुई थी, तकरीबन उसमें 157 लोग थे, वो सारे के सारे यूपी के वो लोग थे। और रही बात जो बता रहे हैं कि आप तबलीगी जमात से फैले हुए, इतनी जल्दी 15 दिन के बाद पता चलता है किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना पूरी तरीके से पैदा हो चुका है। देखिए, सिम्टम्स का होना अलग होता है, रिपोर्ट 15 दिन के बाद नहीं, 15-14 दिन के अंदर पता चल जाता है। हाँ, मतलब वही 14 बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 14 दिनों के बाद पता चलता है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ तबलीगी जमात ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लीजिए अगर तबलीगी जमात को हम हिंदुस्तान में आपके कहने हिसाब से जो लोग कह रहे हैं हम मान भी लेते हैं, ठीक है। दीगर कंट्रीज में, दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, अगर वहां पर ये फैला है तो वहां पर क्या तबलीगी जमात थी? चाइना में क्या तबलीगी जमात ने फैलाया? पाकिस्तान, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पर किसी ने फैलाया? तो किसी भी चीज को हिंदुस्तान में जब आया तो उसको हिंदू और मुस्लिम का रंग दे दिया गया, और दीगर कंट्रीज में आया तो उसको वो लोग बीमारी की तरह समझते हैं और उसका बाकायदा पूरी तरीके से इलाज किया जा रहा है। वहां पर किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। और ये कहना कि सिर्फ तबलीगी जमात का जहाँ तक ताल्लुक है, वहां पर लोग बैठे थे जब लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने ऐलान किया जो शख्स जहाँ पर है वहीं पे रहे। अगर मान लिया जाए ये 1500 लोग थे, इनके सबके अंदर कोरोना था, अगर उनको दिल्ली की गलियों में छोड़ दिया जाता तो जाहिर है कितना फिर कोरोना फैल जाता। अकॉर्डिंग टू जो आज असलम जी, मौलाना जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है
उस टाइम वो फंसे हुए थे, उन्होंने प्रशासन को कहा है, लेकिन अब जब वो अलग अलग देश के हिस्सों में हैं तो क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे और बता रहे हैं कि हाँ हम भी जमात में गए थे? क्यों अपनी पहचान छिपा रहे हैं? क्यों प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये शायद जो है आप गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं। हर आदमी देखिए, प्रशासन पूरी तरह जा करके मस्जिदों में जा रहा है, चेक कर रहा है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने लोग आए थे जमात पे और ये लोग हैं। पूरी तरीके से हम बता रहे हैं। सर, आप तथ्यों पे आधारित बात करिए। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है मौलाना साद को और ये कहा है कि मरकज के लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, जो सच्चाई है वो आपके मैं सामने रख रही हूँ, बावजूद इसके आप उससे मुकर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है? मुकर नहीं रहा हूँ मैं। देखिए, क्राइम ब्रांच ने जो मरकज के लोग बता रहे कि आपने कहा मरकज के लोग हमारी मदद हेल्प नहीं कर रहे हैं, खुल करके सामने नहीं आ रहे। दिल्ली में पुलिस को चाहिए कि अगर ऐसा वो लोग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करें जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है एक ऐसी बीमारी हम नहीं चाहते कि बीमारी फैले। मतलब ये कहा जा सकता है ये प्री प्लान तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया? नहीं, ये षड्यंत्र कोई नहीं। आपको लगता है कि षड्यंत्र आदमी रचेगा? नहीं, हमें नहीं लगता सर जी। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो चीजें निकल के सामने आ रही है, प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करना, पुलिस के साथ सहयोग नहीं करना, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, सरकार ये कह रही है कि 21 दिनों का लॉकडाउन है, उसके बाद जमावड़ा लगा के जमात में बैठ जाना, ये क्या है? नहीं, ये क्या है, मुझे बता दीजिए। आप जो कह रही हैं, जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो बाकायदा ये कहा गया कि जो शख्स जहां पर है वहीं पर रहेगा, ना कोई बाहर निकलेगा, ना कहीं कोई जाएगा एक दूसरे शहर से। अब जाहिर है वो लोग, ये लॉकडाउन अचानक हुआ था, पहले से अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जब ये मालूम है कि विदेश से भी आए हुए लोग उस मरकज में शामिल हैं और ऐसे में अगर सरकार की आप इतनी बात मान रहे थे और सरकार ने कह दिया कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, तो सरकार ने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, जहां आप अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। फिर आखिर ये कोरोना इतनी बड़ी संख्या में कैसे फैल गया? इतना कैसे पांव पसार लिए कि मरकज से जुड़े हुए लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं? क्यों? वही मैं वही कह रहा हूँ आपसे। आप हमारी बात पे शायद ध्यान नहीं दे रही हैं। सर, आप हर बात पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन आप हवाई बात कर रहे हैं, आप तथ्यों पे आधारित बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी बात अगर आप करेंगे तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता ना। नहीं, हम किस तथ्य की बात करें? आप कह रही, इससे पहले अभी मीडिया वालों ने दिखाया कि जमात के लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर थूका, बाद में उसकी पड़ताल हुई तो फर्जी वीडियो पाया गया। कहीं दिखाया गया कि नर्सों से छेड़खानी करी, फिर शिकायत करी गई, उसके भी कोई वीडियो नहीं दिखाए गए। तो एक पूरी, और अभी एक साहब ने, अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज में, ये साहब जमाती लोग बाकायदा जो नॉनवेज की फरमाइश कर रहे हैं, 25 रोटियां खाते हैं। ये बताइए क्यों तो अफवाह फैलाई जा रही है? सहारनपुर में बाकायदा कहा गया, वहाँ के एसपी साहब ने बाकायदा, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब चीजें अफवाहें हैं। अगर ये अफवाहें हैं तो क्या अफवाहों के खिलाफ क्या FIR दर्ज होती है क्या मौलाना साहब? अब मैं बताऊं, FIR जो है तहरीर की बेस पर होती, जो व्यक्ति जैसी तहरीर देगा उसकी बेस पर FIR होती है। जांच जब होती है, तब पड़ताल जब होती है, तब पता चलता है कि सच्चाई इसकी क्या थी। आपको ये भी पता होना चाहिए मोहतरमा। सब पता है मुझे, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जहां धुआं उठता है वहां आग लगी होती, तभी तो धुआं उठता है। क्यों बार बार आपके जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं? क्यों FIR दर्ज हो रही है? क्यों जांच के लिए आप लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है? क्यों क्राइम ब्रांच को नोटिस भेजना पड़ रहा है कि जो मरकज से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे जांच में सहयोग नहीं कर रहे? क्यों जो मौलाना साद है वो निकल के सामने नहीं आ रहे कि लीजिए मेरा भी टेस्ट करिए? अगर आप क्वारंटीन में हैं, मौलाना साहब खुद अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वारंटीन की जरूरत है तो आप जांच करवा लीजिए ना अपनी। आप जांच करवाइए अपनी। क्यों जांच के लिए सामने नहीं आ रहे? अरे मोहतरमा, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई समर्थन नहीं करा उसकी जबरदस्ती उसको ले जाएं, खींच करके ले जाएं, उसकी जांच कराएं। अगर कोई ऐसा करे तो सजा दें, मुकदमा लिखे उसके ऊपर। हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ में हैं, गवर्नमेंट के समर्थन में हैं। अगर हमारे इधर भी कोई आता है और हमको पता चलता है तो बाकायदा हमारी भी लोकल थानों में बात हुई है, मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ कि पुलिस साहब आए हैं, अभी आप इनको ले जाइए, इनकी जांच।
क्योंकि ठीक है। ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं, हमारे देशवासियों का मसला है। ये तो समझने और की ऐसे जरूरत है ना मसले यहाँ होते हैं अपने पर देशवासियों मौलाना के जी, ये तो साथ। समझने की जरूरत है। शिवचरण जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है ये तो देश की जरूरत है, लेकिन जब तथ्यों पे बात की जाती है तो सिर्फ हवाई बातें की जाती है, जैसा कि आपने सुना भी होगा। हवाई बातें नहीं होती मोहतरमा, कोई हवा बातें नहीं होती। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी दिखाया शिवचरण जी को बोलने दीजिए सर। मौलाना जी, आप शिवचरण जी को बोलने दीजिए। ठीक, ये बताएं। शिवचरण जी, आपने सुना किस तरह से अभी हम असलम जी से बात कर रहे थे, जो कि मौलाना है और जानकार हैं मरकज से, और उनका पक्ष रखते हैं, बताते रहते हैं उनके बारे में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से तमाम जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह से साद पे लगातार आरोप लग रहे हैं, मौलाना साद पर खुद सामने नहीं आ रही हैं, अपना टेस्ट नहीं करवा रही हैं और ये कह रहे हैं मैं तो क्वारंटीन में हूं। क्या आपको लगता है जो हालात और जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर क्या ये षड्यंत्रकारी तरीके से फैलाया गया? देखिए, जिस हिसाब से इस देश के सारे मौलाना, जो भी मौलवी हमारे मौलाना हैं, वो आज मीडिया में आ रहे हैं या डिबेट में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने उसकी समाज की सफाई देने की बात कर रहे हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि देखिए ये महामारी सबके लिए है, ये कोई वहाँ तबलीगी के लिए या और किसी संगठन के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। तो आप पैरवी आप करना ये मौलाना लोग बंद करें, वरना जो हमारे देश का अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से मुस्लिम वर्ग है, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है इस बात का। ऐसा नहीं है कि वो सब खुश हैं कि बड़ा ये हो रहा है, जो सब परेशानी में है, सब झेल रहे हैं। और ये साजिश बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है आंकड़ों के हिसाब से, जिस हिसाब से जहाँ पे जो हो रहा है। अगर साजिश तब नहीं भाई, आप सामने आ जाइए ना, आप अपने अपनी सीधे स्वेच्छा से कहिए कि हमारी जांच करा लीजिए, मैं भी उस मीटिंग में था। बिल्कुल। अब उसको आप करेंगे नहीं तो सरकार और समाज और सरकार दोनों आपको शंका की दृष्टि से देखेंगे, और शंका जब आप सशंकित रहेंगे तो आपका हिंदू मुस्लिम का जो हमारी एकता इस देश की रही है, मैं तो उस पे ले जाता हूँ कि उस एकता को बनाए रखने के लिए जो पुरखों ने हम लोगों की बनाई है, देश की आजादी के बाद हम लोगों ने मेंटेन किया है, लेकिन उसमें जो ये व्यवधान आज सामने आ गया है, जिसमें विदेशी लोग हैं, भाई मैक्सिमम लोग तो जो आज देखे गए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिन पे पॉजिटिव आ रहा है, उसमें कितने परसेंट इंडियन है और कितने बांग्लादेशी या अन्य कंट्रीज के लोग तब्दीली उस समाज के लोग आए हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो ये हमारे देश में ये नहीं हमारा कहना है कि इस संगठन द्वारा ये महामारी कोरोना की फैलाई गई है, लेकिन ये आप इग्नोर करेंगे तो आपको बिल्कुल शंका की दृष्टि से देखा जाएगा, और आपकी वजह से आम मुसलमान की, हमारे इस देश में आम मुसलमान की स्थिति कमजोर होगी। क्योंकि गांव में तो हिंदू मुसलमान या मोहल्लों में हिंदू मुसलमान सब रह रहे हैं। आप ऐसी वैनिकता वाली बात क्यों करते हो? इग्नोर नहीं करना चाहिए। भाई डॉक्टर सबके लिए होता है, किसी भी जात धर्म का हो, सबका इलाज कर रहा है, पुलिस सबकी होती है, कानून सबके लिए है, तो आप अलग क्यों? सवाल इस बात का है, आपको अलग नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। बिल्कुल आपको अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अलग रखते हैं। आज अगर राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है जांच करने के लिए और पूछ रही है कि आपका नाम क्या है, या तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपसे लेने की कोशिश कर रही है, तो उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम को भगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप तो एनआरसी करने के लिए आ गए हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मौलाना साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये महामारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है, पूरे देश के लिए है, बल्कि हम सबको इसमें मिलकर साथ आने की जरूरत है, इससे निपटने की जरूरत है। लेकिन ये अफवाह कौन फैला रहा है कि ये तो एनआरसी के लिए किया जा रहा है? जी 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 जहाँ तक भाई साहब बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए मैं बता दूं, पहले एक और आपके दिमाग में बात डाल दूं, एक जमात, तबलीगी जमात या मरकज निजामुद्दीन, ये मुसलमानों की पूरी नुमाइंदगी नहीं करता है। मुसलमानों की नजर में उसकी हैसियत वही है जो एक मदरसे की और जो एक यूनिवर्सिटी की होती। मदरसों में अगर बच्चे तालीम सीखते हैं मजहबी, तो मरकज में बाकायदा जो लोग उम्रदराज होते हैं वो लोग सीखने के लिए जाते हैं। तो
पहले तो ये ज़हन दिमाग में रखने कि वो पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं। इस सवाल का जवाब दीजिए। कल तक आप इसकी पैरवी कर रहे थे और आज भी पैरवी कर रहे हैं इसकी। आप इसकी ऐसा नहीं है कि आप इसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारे जितने केसेज हैं सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से नहीं है। मोहतरमा सुने, आप मेरी बात सुन लें आप। और रही बात ये कहना कि लोग निकल करके सामने, नहीं, ये सरासर गलत है। प्रशासन की तरफ से बाकायदा डायरेक्शन हुआ है कि लोग आए, लोग आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं, जो लोग मतलब फंसे हुए हैं, तो बाकायदा पुलिस जा रही, उनको लेकर के जा रही, उनकी जांच करा रही। मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? मेरा सवाल ये है कि ये कौन अफवाह फैला रहा है कि एनआरसी हो रहा है, एनआरसी की वजह से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, एनआरसी करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो आ रही है। ये अफवाह दरअसल फैला कौन रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके साथ सहयोग नहीं किया जा रहा? देखो, उसी तरीके से अफवाह फैलाने वाले लोग हैं जिस तरीके से अफवाह फैला दी जाती है कि तबलीगी जमात में थूका, तो उधर भी कुछ लोग होते हैं अफवाह फैलाने वाले कि वो एनआरसी के लिए आए हैं। तो कन्या दोनों तरफ है, हमें दोनों तरफ हर चीज देखनी चाहिए मोहतरम। उन लोगों ने गलत किया है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है, उनको जांच करवानी चाहिए थी। वो तो साफ तौर पे जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, थूकने वाली वीडियो, तो जो थूकने वाली बात आप कह रहे हैं, जो थूकने वाली बात आप कह रहे हैं, जब मौलाना जो वहां पर तबलीगी जमात के से जुड़े हुए लोग थे, उनको जब बस में भर के लेकर जाया जा रहा था, वो बस से किस तरह से थूक रहे थे, तो लाइव रिपोर्टिंग में देखा है हमने। उस बात को आप छोड़ दीजिए। वो जब पुलिस के ऊपर थूका, वो बाहर थूक रहे थे, वहां पर रिपोर्टर्स खड़े थे। आप तथ्यों से वाकिफ है? आप तथ्यों से वाकिफ है या नहीं है, मुझे बताइए। आप सच्चाई से वाकिफ है या झूठ का चोला ओढ़ा हुआ है, मुझे बता दीजिए। आप साफ कर दीजिए। आराम से बात करें, मैं बहुत आराम से आपसे बात करूँ, आप तथ्यों पे मुझसे बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे मुझे आराम से बात करनी है या नहीं करनी? आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। इस तरह करेंगे तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। इतना मुझे शौक नहीं है डिबेट पे आने का। आप अगर तथ्यों पे बात करना चाहेंगे, आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे मौलाना, आप मान लीजिए इस बात को। आप अगर इस तरह आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना शौक नहीं है, आप इतना सोच लें। अब हमें इतना शौक नहीं है। नहीं तो हमें शौक है आपको? हमें शौक है क्या आपको यहाँ पे बैठाने का या फिर आपको आपसे बात करने का? आप ये बताइए। आप अपना पक्ष रखने हैं तो तरीके से रखिए। अगर बात सुनना है तो आप मेरी बात सुने, और अगर अपनी सुनाना है तो तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। आप तथ्यों पे बात करिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। ये अफवाह फैला रहा है, बताए राजस्थान में हुआ। अब कल की बात हम लेते हैं। कल मोदी जी ने जब 9 बजे का अनाउंसमेंट किया था, सारे लोगों ने दीपक जलाए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी जलाया, सारे लोगों ने जलाया, मोदी जी के साथ में थे। लेकिन ये क्या तमाशा रहा कि लोगों ने जलाए, आग तक लगी है, खेत तक जले हैं, मकान तक जले हैं, जानवर तक जले हैं, कोरोना की बारात निकाली गई है, पटाखे दागे गए हैं। आप लोग उसकी क्यों रिपोर्टिंग नहीं करती है भाई? वो भी दिखाइए। उनके लिए भीड़, वहाँ कोरोना वायरस नहीं है। सिर्फ तबलीगी जमात को आप लोग टारगेट किए हैं। अगर उनसे गलती हुई है तो वो लोग बाकायदा गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ आप लोगों को क्यों ध्यान नहीं जाता है? ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। आपको ये पता है कि उसके बाद क्या एक्शन हुआ? आपको ये पता है उसके बाद क्या एक्शन हुआ? मुझे सब पता है। तो फिर आप उन बातों को भी रखिए ना साथ में कि ऐसा होने के बाद उन पर मामले दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई, भीड़ के शक्ल में निकलती है। 1-1 घंटा तक बारात चली, पटाखे दागे जा रहे हैं, ठीक है, पटाखे दागे जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन जब हर जगह लगा हुआ है तो बारात निकली कैसे? इसका मतलब फेलियर था सिस्टम का, प्रशासन का। मौलाना असलम, आप अपनी बात रखिए। जो जैसा कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। मैं भी कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो लोग कोरोना की बात निकालने वाले हों या कोई भी, उनके ऊपर भी होनी चाहिए। और तबलीगी जमात के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, अगर वो इस तरीके से उन्होंने हरकत की है तो। और कर रहे हैं उनको, अगर वो लोग खुल करके सामने नहीं आए हैं तो बाकायदा इन्फॉर्मर के जरिए पता लगवाएं, उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाए, उनकी जांच कराएं। हम यहाँ समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ इस घड़ी में हम देश के साथ हैं। भाई साहब ने भी सही कहा था कि ये बीमारी हिंदू मुस्लिम किसी का मजहब नहीं देखती है। और मुझे अफसोस ये होता है कि न्यूज चैनल को चाहिए कि समझाएं, हकीकत दिखाएं, सच्चाई दिखाएं। हकीकत ही दिखा रहे हैं, हकीकत ही दिखा रहे हैं। इसीलिए आपसे आपको जोड़ा है फोन लाइन पर, हकीकत ही दिखा रहे हैं। सवालों के जवाब दीजिए सर,
सवालों के जवाब दे दीजिए। न्यूज चैनलों पर लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए, किसी और की जिम्मेदारी आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा काम हमें मत बताइए। आप अपना काम सटीक करिए, सही करिए। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को तबलीगी हम किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोरोना की बात कर रहे हैं। और बात इस बात की हो रही है कि कोरोना किस तरह से फैलता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किस तरह से इसे हटाया जाए, किस तरह से इसे मिटाया जाए। सरकार का समर्थन क्यों नहीं हो रहा। देश के सभी कोरोना मामले 30% जमात से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा लगभग 50% तक पहुंच गया है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंथलावी के अड़ियल रवैये का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना साद ने जिम्मेदार मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सलाह आखिर क्यों नहीं मानी। कई बुद्धिजीवियों की मार्च 2020 के निजामुद्दीन मरकज के बैठक को रद्द करने की हिदायत को उसने दरकिनार क्यों किया और वो खुद अब क्यों छुपा हुआ है। कह रहा है कि मैं सेल्फ क्वारंटाइन में हूं, लेकिन वायरस की जांच क्यों नहीं करवा रहा है। उधर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया है कि भारत कोरोना वायरस को हराकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो पूरी मानव जाति पर संकट है, चुनौतियों से भरा ये वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, समर्पण और प्रतिबद्धता को लेकर अधिक सशक्त होने का मार्ग तय करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है, इसीलिए बिना थके, बिना रुके हमें काम करना है और कोरोना को हराना है। पिछले 4 दिनों में देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। देश में कोरोना के मामलों में दोगुना इजाफा होने की दर 4.1 प्रतिदिन हो गई है। लेकिन अगर दिल्ली में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन के बाद हाल में संक्रमण फैलने की घटना न होती तो यह दर 7.4 प्रतिदिन होती। ऐसे में साफ है कि कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी का कनेक्शन तबलीगी जमात से है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंधलावी की बताई जा रही है। साद के एक फैसले ने पूरी मुसीबत खड़ी कर दी और अब देश मुश्किलों से जूझ रहा है। साद ने कथित रूप से कई वरिष्ठ मौलवियों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सलाह और अनुरोधों को नहीं सुना, जिन्होंने मार्च 2020 के निजामुद्दीन मरकज की बैठक को रद्द करने को कहा था। इन लोगों ने कोविड-19 के फैलने के डर से इस बैठक को निरस्त करने को कहा था। मौलाना साद के अड़ियल रवैये ने उनके ऊपर अंधविश्वास करने वाले सैकड़ों अनुयायियों का जीवन खतरे में तो डाला ही था, इसके साथ ही साथ उन्होंने कई मुस्लिम सदस्यों की छवि को भी धूमिल किया। मरकज में भाग लेने वालों में कई को कोरोना के लक्षण थे, इसके बावजूद उन्हें दूसरे लोगों के बीच छोड़ दिया गया। टोटल 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 320 केसेस मरकज मस्जिद के हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 173 केसेस जो हैं दिल्ली के या दिल्ली से बाहर वाले, उसके अलावा जो लोग हैं जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं टोटल हैं अभी तक, और सभी के सभी हॉस्पिटल में हैं। और नहीं, उसमें कुछ लोगों की छुट्टी हो चुकी है, जो 14 दिन से ज़्यादा थे, 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, कुछ लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और बुरी खबर है। भारत के कई इलाकों में कोरोना तीसरे स्टेज में पहुंच गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कई इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी प्रसार हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरे भारत में कोरोना दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच में है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कहीं कहीं पर केस एकदम से बढ़ गए हैं और कुछ इलाकों में लोकलाइज्ड कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। जैसे मुंबई में हम स्टेज 2 और 3 के बीच में हैं। ज्यादातर भारत में कोरोना स्टेज 2 पर ही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कुछ हॉटस्पॉट में लोकल कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, वहां पर भी हम स्थिति को अभी रोक सकते हैं। शुरुआती कम्युनिटी स्प्रेड कुछ पॉकेट्स में शुरू हो रहा है, इसलिए अब हमारा ज्यादा सतर्क रहना जरूरी हो गया है। तबलीगी जमात के कारण जो बीमारी रुकी हुई थी वह थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के 1% से कम मरीज ही वेंटिलेटर पर है। 17 राज्यों के सिर्फ 2% से थोड़े ज्यादा 73 मरीज गंभीर स्थिति के कारण आईसीयू में है और करीब 32 मरीज वेंटिलेटर पर है। दरअसल भारत में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या कम होने को लेकर कई अवधारणाएं हैं, लेकिन इन पर मुहर लगना बाकी है। कोरोना का जो वायरस है वह आरएनए वायरस है।
भारत में डेंगू का बेहद प्रसार रहा है। जीका, मलेरिया से भी काफी लोग कभी न कभी चपेट में आए हैं और इनकी दवाओं के कारण हमारे अंदर ऐसे एंटीबॉडी हैं जो इस वायरस का बेहतर मुकाबला कर पाने में सक्षम है। बीसीजी टीकाकरण के कारण भी भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता दूसरे देशों की तुलना में अच्छी है। भारत में बुजुर्गों की संख्या स्पेन, इटली या अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले कम है। इस कारण भी भारत में गंभीर स्थिति वाले मरीजों की संख्या कम है। बुजुर्गों में डायबिटीज, हृदय, किडनी, लीवर की गंभीर समस्याएं ज्यादा होती है, लिहाजा उन देशों में ज्यादा मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर पर है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीयों में शाकाहार के ज्यादा प्रचलन और हल्दी जैसे कई औषधीय मसालों के कारण संक्रमण रोधी क्षमता ज्यादा है, जबकि विदेशियों की मांसाहार पर निर्भरता और ज्यादा सुरक्षित वातावरण के कारण किसी भी परजीवी से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ वायरस में कुछ म्यूटेशन देखा गया है, यानी कभी वह ज्यादा आक्रामक और कभी कम सक्रिय रहता है और सौभाग्यवश भारत में यह वायरस कम सक्रियता दिखा रहा है। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। और ये मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है, न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है। हिंदुस्तान को भी 3,500 के करीब केसेस हैं और 55 के 50 से ऊपर मौत भी हुई है। दुर्भाग्य कितना हुआ, लेकिन अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो अन्य देश, अमेरिका को भी उसको शामिल करते हुए, अन्य देशों में जितनी तीव्रता है उतनी तीव्रता हिंदुस्तान में नहीं है। इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने क्लस्टर और हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने का फैसला किया है। इस टेस्ट के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को 8 अप्रैल से 7 लाख टेस्ट किट मिलेंगी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की डिलीवरी ICMR को चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। माना जा रहा है कि पहले चरण में 5 लाख टेस्ट किट मिलेंगे। टेस्ट किट का ऑर्डर दे दिया गया है। बीते दिनों ICMR ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि क्लस्टर या हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में मरीज के खून का सैंपल लिया जाता है। इसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है। इसमें उंगली में सुई चुभोकर खून का सैंपल लेते हैं। इसमें यह देखते हैं कि संदिग्ध के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रहे हैं या नहीं। यह टेस्ट उन लोगों में ज्यादा कारगर है जिनके लक्षण शुरू में दिखाई नहीं देते। हालांकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यह नहीं बताता कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, लेकिन इस टेस्ट से पता चलता है कि कोरोना के मामले किस इलाके में तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जहां तो देश के सभी कोरोना मामले 30% जमात से जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा लगभग 50% तक पहुंच गया है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कंदावली के अड़ियल रवैये का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इसमें आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, शिव शरण जी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। शिव शरण जी, बहुत स्वागत है आपका। शिव शरण जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला तबलीगी से जुड़ा हुआ सामने आया है, उसके बाद से कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब कहीं ना कहीं जो ये इजाफा हो रहा है, ये जो आंकड़ा है वो एकदम से छलांग भी मार रहा है। किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, ये संख्या तो बढ़ना था, लेकिन जो ये तबलीगी का हमारे बीच में ये इनका दिल्ली से प्रकोप शुरू हुआ और इसको वहां कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग, उसके कारण भारत की ये स्थिति आ गई है। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से ये सारी राज्य सरकारें जो है जुट गई हैं इस काम में कि दिल्ली से जो भी लोग आए हैं, जो भी मस्जिदों में, जिन शहरों में जा रहे हैं, और उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से उनको चेतावनी भी सरकार के द्वारा दी गई है, आज शाम तक अपने आप को स्वयं बता दें, जिससे कि वो नियंत्रण किया जा सके। तो इसका नियंत्रण करने के अलावा अब ग्रोथ अगर हो रही वो तो रहेगी। अच्छी बात ये है कि हमारा इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी हम लोग इतने कम फिगर में आ पाए हैं, ये खुशी की बात भी है। लेकिन हमको सतर्क रहने की जरूरत है और लॉकडाउन को सबको मानने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि अब सारे लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको न मान रहा हो। यहाँ तक कि तब ये जो ये कट्टरपंथी जो आम मुसलमानों को बदनाम करने का एक नया नाम सामने उभर के आया है, ये कट्टर मुस्लिम है। ये कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों की, इस संगठन की वजह से इस देश के आम मुसलमान
बड़ा चिंतित हैं। वो इसलिए कि इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता का जो हमारा रहा है और इस मामले को बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के उसमें बंटवारे की स्थिति जैसी बन गई है, तो इन लोगों की जीत की वजह से है। इनको अपने आप सरेंडर हर जगह पे हो जाना चाहिए था, लेकिन डर के भाग तो कहीं जाएंगे नहीं। अब देखिए योगी सरकार ने इस मामले में देखिए कितने करीब 250 से ऊपर पासपोर्ट जमा कर दिए हैं लोगों को, जी। और सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है हॉस्पिटलों में। तो नियंत्रण के अलावा और कोई वो नहीं है, और कोई ज्यादा इसका चिंता का विषय तो है। लेकिन भारत की जो हमारी तैयारी है, जो हमारा सरकारें काम कर रही हैं, उस हिसाब से उसका एक ही इलाज है कि जो जहां है वो अपने घर पे रहे। और इन जो तबलीगी समाज के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, इनसे मेरी भी एक अपील है कि वो लोग स्वतः अपने को जो है सरकार के संज्ञान में या प्रशासन के संज्ञान में अपने को समर्पित करें और अपना क्वारंटाइन करावे, जिससे कि इसकी बढ़ोतरी जो ग्रोथ जंप मार रही है 50% से ज्यादा, तो इन्हीं लोगों की वजह से ये ग्रोथ दिखाई पड़ रही है हर शहर में, पूरे देश के हर शहर में इन्हीं की वजह से दिखाई पड़ रही है। तो इनकी जो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती इन लोगों का जैसे भी रहा और उसी के अंदर रहे और कहना नहीं माने, या वहाँ का स्थानीय प्रशासन समझ नहीं पाया कि निजामुद्दीन में वहाँ की स्थिति कैसी क्या है। जब स्थिति बिगड़ने लगी, जो रिपोर्ट आई होगी, तब जाकर के वहाँ की प्रशासन जुटा और इस स्थिति में आए कि जगह जगह हमको रोकना पड़ रहा है। गनीमत है ये भी गांव में नहीं घुस पाया है, लेकिन कहीं कहीं तहसील स्तर के कस्बों में सुनने में अब आने लगा है। तो सरकार, सारे जिला प्रशासन इसमें लगे हैं कि कहीं किसी बिल्कुल कोशिश ये की जा रही है कि ये बहुत ज्यादा ना फैले, लेकिन फिर भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो जिले स्तर पे और गांव स्तर पर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस वक्त हमारे साथ असलम नदवी जी जुड़ गए हैं, जो कि मौलाना है, मरकज से के जानकार हैं। असलम जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से इसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मौलाना साद ने न सिर्फ अपने जमात को बल्कि पूरे देश को ही खतरे में डाल दिया है, मुसीबतें बढ़ा दी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लोगों को जमे दिमाग में रखना चाहिए कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब किसी भी बीमारी को एक खास कम्युनिटी की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जो एक कोरोना एक वायरस फैल चुका है, पूरी तरीके से फैल रहा है धीरे धीरे, तो उसमें हर एक हिंदुस्तानी पीएम मोदी जी के साथ में और सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। जहाँ तक मरकज का ताल्लुक है, तो उस तरीके से लोग जहाँ भी हैं वो निकल करके आ रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं। तो उसमें किसी के अंदर जो है उसके सिम्टम्स भी पाए जा रहे हैं, और जिनके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं वो आराम से उनको गवर्नमेंट छोड़ रही है। अब रही बात सिर्फ एक उसी को टारगेट कर देना और ये कहना कि वहीं से फैला हुआ है, तो एक तरह से एक नाइंसाफी होगी और एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाना। लेकिन आंकड़े तो यही बता रहे हैं ना मौलाना साहब, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 50% जो है वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, देश में 30% जो है वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, कोरोना संदिग्ध। हम तो आंकड़ों के बिहाफ पे बोल रहे हैं सर, आंकड़ों के आधार पे बोल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी जो उत्तर प्रदेश की एक लिस्ट जारी हुई थी, तकरीबन उसमें 157 लोग थे, वो सारे के सारे यूपी के वो लोग थे। और रही बात जो बता रहे हैं कि आप तबलीगी जमात से फैले हुए, इतनी जल्दी 15 दिन के बाद पता चलता है किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना पूरी तरीके से पैदा हो चुका है। देखिए, सिम्टम्स का होना अलग होता है, रिपोर्ट 15 दिन के बाद नहीं, 15-14 दिन के अंदर पता चल जाता है। हाँ, मतलब वही 14 बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 14 दिनों के बाद पता चलता है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ तबलीगी जमात ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लीजिए अगर तबलीगी जमात को हम हिंदुस्तान में आपके कहने हिसाब से जो लोग कह रहे हैं हम मान भी लेते हैं, ठीक है। दीगर कंट्रीज में, दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, अगर वहां पर ये फैला है तो वहां पर क्या तबलीगी जमात की, चाइना में क्या तबलीगी जमात ने फैलाया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पर किसने फैलाया? तो किसी भी चीज को हिंदुस्तान में जब आया तो उसको हिंदू और मुस्लिम का रंग दे दिया गया, और दीगर कंट्रीज में आया तो उसको वो लोग बीमारी की तरह समझते हैं और उसका बाकायदा पूरी तरीके से उसका इलाज किया जा रहा है। वहां पर किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। और ये कहना कि सिर्फ तबलीगी जमात का जहाँ तक ताल्लुक है, वहां पर लोग बैठे थे जब लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने ऐलान किया जो शख्स जहाँ पर है वहीं पे रहे। अगर मान लिया जाए ये 1500 लोग थे,
जिनके सबके अंदर कोरोना था, अगर उनको दिल्ली की गलियों में छोड़ दिया जाता तो जाहिर है कितना फिर कोरोना फैल जाता। अकॉर्डिंग टू जो आज के असलम जी, मौलाना जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है उस टाइम वो फंसे हुए थे, उन्होंने प्रशासन को कहा है, लेकिन अब जब वो अलग अलग देश के हिस्सों में हैं तो क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे और बता रहे हैं कि हाँ हम भी जमात में गए थे? क्यों अपनी पहचान छिपा रहे हैं? क्यों प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये शायद जो है आपको गलत कह रही है, ऐसा नहीं। हर आदमी देखिए, प्रशासन पूरी तरह जा करके मस्जिदों में जा रहा है, चेक कर रहा है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने लोग आए थे जमात पे और ये लोग हैं। पूरी तरीके से हम बता रहे हैं। सर, आप तथ्यों पे आधारित बात करिए। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है मौलाना साद को और ये कहा है कि मरकज के लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, जो सच्चाई है वो आपके मैं सामने रख रही हूँ, बावजूद इसके आप उससे मुकर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है? मुकर नहीं रहा हूँ मैं। देखिए, क्राइम ब्रांच ने जो मरकज के लोग बता रहे कि आपने कहा मरकज के लोग हमारी मदद हेल्प नहीं कर रहे हैं, खुल करके सामने नहीं आ रहे। दिल्ली में पुलिस को चाहिए कि अगर ऐसा वो लोग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करें जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है एक ऐसी बीमारी, हम नहीं चाहते कि बीमारी फैलेगी। मतलब ये कहा जा सकता है प्री प्लान तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया? नहीं, ये षड्यंत्र कोई नहीं। आपको लगता है कि षड्यंत्र आदमी रचेगा? नहीं, हमें नहीं लगता सर जी। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो चीजें निकल के सामने आ रही है, प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करना, पुलिस के साथ सहयोग नहीं करना, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, सरकार ये कह रही है कि 21 दिनों का लॉकडाउन है, उसके बाद जमावड़ा लगा के जमात में बैठ जाना, ये क्या है? नहीं, ये क्या है, मुझे बता दीजिए। आप जो कह रही हैं, जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो बाकायदा ये कहा गया कि जो शख्स जहां पर है वहीं पर रहेगा, ना कोई बाहर निकलेगा, ना कहीं कोई जाएगा एक दूसरे शहर से। अब जाहिर है वो लोग, ये लॉकडाउन अचानक हुआ था, पहले से अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जब ये मालूम है कि विदेश से भी आए हुए लोग उस मरकज में शामिल हैं, और ऐसे में अगर सरकार की आप इतनी बात मान रहे थे और सरकार ने कह दिया कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, तो सरकार ने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, जहां आप अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। फिर आखिर ये कोरोना इतनी बड़ी संख्या में कैसे फैल गया? इतना क्या कैसे पांव पसार लिए कि मरकज से जुड़े हुए लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं? क्यों? वही मैं वही कह रहा हूँ आपसे। आप हमारी बात पे शायद ध्यान नहीं दे रही हैं। सर, आप हर बात पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन आप हवाई बात कर रहे हैं, आप तथ्यों पे आधारित बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी बात अगर आप करेंगे तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता ना। नहीं, हम कौन किस तथ्य की बात करें? आप कह रही हैं इससे पहले अभी मीडिया वालों ने दिखाया कि जमात के लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर थूका, बाद में उसकी पड़ताल हुई तो फर्जी वीडियो पाया गया। कहीं दिखाया गया कि नर्सों से छेड़खानी करी, फिर शिकायत करी गई, उसके भी कोई वीडियो नहीं दिखाए गए। तो एक पूरी, और अभी एक साहब ने, अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज में, ये साहब जमाती लोग बाकायदा जो नॉनवेज की फरमाइश कर रहे हैं, 25 रोटियां खाते हैं। ये बताइए क्यों तो अफवाह फैलाई जा रही? सहारनपुर में बाकायदा कहा गया, वहाँ के एसपी साहब ने बाकायदा, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब चीजें अफवाहें हैं। अगर ये अफवाहें हैं तो क्या अफवाहों के खिलाफ क्या FIR दर्ज होती है क्या मौलाना साहब? अब मैं बताऊं, FIR जो है तहरीर की बेस पर होती, जो व्यक्ति जैसी तहरीर देगा उसकी बेस पर FIR होती है। जांच जब होती है, तब पड़ताल जब होती है, तब पता चलता है कि सच्चाई इसकी क्या थी। आपको ये भी पता होना चाहिए मोहतरमा। सब पता है मुझे, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जहां धुआं उठता है वहां आग लगी होती, तभी तो धुआं उठता है। क्यों बार बार आपके जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं? क्यों FIR दर्ज हो रही है? क्यों जांच के लिए आप लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है? क्यों क्राइम ब्रांच को नोटिस भेजना पड़ रहा है कि जो मरकज से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे जांच में सहयोग नहीं कर रहे? क्यों जो मौलाना साद है वो निकल के सामने नहीं आ रहे कि लीजिए मेरा भी टेस्ट करिए? अगर आप क्वारंटीन में हैं, मौलाना साद खुद अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वारंटीन की जरूरत है तो आप जांच करवा लीजिए ना अपनी। आप जांच करवाइए अपनी। क्यों जांच के लिए सामने नहीं आ रहे? अरे मोहतरमा, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई समर्थन नहीं करा उसकी जबरदस्ती उसको ले जाए, खींच करके ले जाए, उसकी जांच कराएं। अगर कोई ऐसा करे तो सजा दें, मुकदमा लिखे उसके ऊपर। हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ में हैं, गवर्नमेंट के समर्थन में हैं। अगर हमारे इधर भी कोई आता है और हमको पता चलता है तो बाकायदा हमारी भी लोकल थानों में बात हुई है, मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ कि पुलिस साहब आए हैं, अभी आप इनको ले जाइए, इनकी जांच।
क्योंकि ठीक है। ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं, हमारे देशवासियों का मसला है। ये तो समझने और की ऐसे जरूरत है ना मसले यहाँ हम अपने पर देशवासियों मौलाना के जी, ये तो साथ- समझने की जरूरत है। शिवचरण जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है ये तो देश की जरूरत है, लेकिन जब तथ्यों पे बात की जाती है तो सिर्फ हवाई बातें की जाती है, जैसा कि आपने सुना भी कोई होगा। हवाई बातें नहीं होती मोहतरमा, कोई हवा बातें नहीं होती, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी दिखाया गया कि शिवचरण जी को बोलने सोचा है, दीजिए सर। चर्चा नहीं करी, मौलाना कोई जी, उत्तर नहीं दिखाया। आप शिवचरण जी को बोलने दीजिए। ठीक, ये बताएं। शिवचरण जी, आपने सुना किस तरह से अभी हम असलम जी से बात कर रहे थे, जो कि मौलाना है और जानकार हैं मरकज से, और उनका पक्ष रखते हैं, बताते रहते हैं उनके बारे में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से तमाम जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह से साद पे लगातार आरोप लग रहे हैं, मौलाना साद पर खुद सामने नहीं आ रही हैं, अपना टेस्ट नहीं करवा रही हैं और ये कह रहे हैं मैं तो क्वारंटीन में हूं। क्या आपको लगता है जो हालात और जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर क्या ये षड्यंत्रकारी तरीके से फैलाया गया? देखिए, जिस हिसाब से इस देश के सारे मौलाना, जो भी मौलवी हमारे मौलाना हैं, वो आज मीडिया में आ रहे हैं या डिबेट में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने उसकी समाज की सफाई देने की बात कर रहे हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि देखिए ये महामारी सबके लिए है, ये कोई वहाँ तबलीगी के लिए या और किसी संगठन के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। तो आप पैरवी आप करना ये मौलाना लोग बंद करें, वरना जो हमारे देश का अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से मुस्लिम वर्ग है, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है इस बात का। ऐसा नहीं है कि वो सब खुश हैं कि बड़ा ये हो रहा है, जो सब परेशानी में है, सब झेल रहे हैं। और ये साजिश बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है आंकड़ों के हिसाब से, जिस हिसाब से जहाँ पे जो हो रहा है। अगर साजिश तब नहीं, भाई आप सामने आ जाइए ना, आप अपने सीधे स्वेच्छा से कहिए कि हमारी जांच करा लीजिए, मैं भी उस मीटिंग में था। बिल्कुल। अब उसको आप करेंगे नहीं तो सरकार और समाज और सरकार दोनों आपको शंका की दृष्टि से देखेंगे, और शंका जब आप सशंकित रहेंगे तो आपका हिंदू मुस्लिम का जो हमारी एकता इस देश की रही है, मैं तो उस पे ले जाता हूँ। उस एकता को बनाए रखने के लिए जो पुरखों ने हम लोगों की बनाई है, देश की आजादी के बाद हम लोगों ने मेंटेन किया है, लेकिन उसमें जो ये व्यवधान आज सामने आ गया है, जिसमें विदेशी लोग हैं, भाई मैक्सिमम लोग तो जो आज देखे गए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिन पे पॉजिटिव आ रहा है, उसमें कितने % इंडियन है और कितने बांग्लादेशी या अन्य कंट्रीज के लोग तब्दीली उस समाज के लोग आए हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो ये हमारे देश में, ये नहीं हमारा कहना है कि इस संगठन द्वारा ये महामारी कोरोना की फैलाई गई है, लेकिन ये आप इग्नोर करेंगे तो आपको बिल्कुल शंका की दृष्टि से देखा जाएगा, और आपकी वजह से आम मुसलमान की, हमारे देश में आम मुसलमान की स्थिति कमजोर होगी। क्योंकि गांव में तो हिंदू मुसलमान या मोहल्लों में हिंदू मुसलमान सब रह रहे हैं। आप ऐसी वैनिकता वाली बात क्यों करते हो? इग्नोर नहीं करना चाहिए। भाई डॉक्टर सबके लिए होता है, किसी भी जात धर्म का हो, सबका इलाज वो कर रहा है, पुलिस सबकी होती है, कानून सबके लिए है, तो आप अलग क्यों? सवाल इस बात का है, आपको अलग नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। बिल्कुल आपको अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अलग रखते हैं। आज अगर राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है जांच करने के लिए और पूछ रही है कि आपका नाम क्या है, या तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपसे लेने की कोशिश कर रही है, तो उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम को भगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप तो एनआरसी करने के लिए आ गए हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मौलाना साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये महामारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है, पूरे देश के लिए है, बल्कि हम सबको इसमें मिलकर साथ आने की जरूरत है, इससे निपटने की जरूरत है। लेकिन ये अफवाह कौन फैला रहा है कि ये तो एनआरसी के लिए किया जा रहा है? जी जहाँ तक भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए मैं बता दूं, पहले एक और आपके ज़हन दिमाग में बात डाल दूं, एक जमात, तबलीगी जमात या मरकज निजामुद्दीन, ये मुसलमानों की पूरी नुमाइंदगी नहीं करता है। मुसलमानों की नज़र में उसकी हैसियत वही है जो एक मदरसे की और जो एक यूनिवर्सिटी की होती। मदरसों में अगर बच्चे तालीम सीखते हैं मजहबी, तो मरकज में बाकायदा जो लोग उम्रदराज होते हैं वो लोग सीखने के लिए जाते हैं।
तो पहले तो ये ज़हन दिमाग में रखने कि वो पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं। तो सवाल का जवाब दीजिए। कल तक आप इसकी पैरवी कर रहे थे और आज भी पैरवी कर रहे हैं इसकी। आप इसकी ऐसा नहीं है कि आप इसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारे जितने केसेज हैं सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से नहीं है। मोहतरमा सुने, आप मेरी बात सुने, सुन लें आप। और रही बात ये कहना कि लोग निकल करके सामने, नहीं, ये सरासर गलत है। प्रशासन की तरफ से बाकायदा डायरेक्शन हुआ है कि लोग आए, लोग आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं, जो लोग मतलब फंसे हुए हैं, तो बाकायदा पुलिस जा रही, उनको लेकर के जा रही, उनकी जांच करा रही। मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? मेरा सवाल ये है कि ये कौन अफवाह फैला रहा है कि एनआरसी हो रहा है, एनआरसी की वजह से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, एनआरसी करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो आ रही है। ये अफवाह दरअसल फैला कौन रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके साथ सहयोग नहीं किया जा रहा? देखो, उसी तरीके से अफवाह फैलाने वाले लोग हैं जिस तरीके से अफवाह फैला दी जाती है कि तबलीगी जमात में थूका, तो उधर भी कुछ लोग होते हैं अफवाह फैलाने वाले कि वो एनआरसी के लिए आए हैं। तो कन्या दोनों तरफ है, हमें दोनों तरफ हर चीज देखनी चाहिए मोहतरम। उन लोगों ने गलत किया है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है, उनको जांच करवानी चाहिए थी। वो तो साफ तौर पे जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, थूकने वाली वीडियो, तो जो थूकने वाली बात आप कह रहे हैं, जो थूकने वाली बात आप कह रहे हैं, जब मौलाना जो वहां पर तबलीगी जमात के से जुड़े हुए लोग थे, उनको जब बस में भर के लेकर जाया जा रहा था, वो बस से किस तरह से थूक रहे थे, तो लाइव रिपोर्टिंग में देखा है हमने। उस बात को आप छोड़ दीजिए। वो जब पुलिस के ऊपर थूका, वो बाहर थूक रहे थे, वहां पर रिपोर्टर्स खड़े थे। आप तथ्यों से वाकिफ है? आप तथ्यों से वाकिफ है या नहीं है, मुझे बताइए। आप सच्चाई से वाकिफ है या झूठ का चोला ओढ़ा हुआ है, मुझे बता दीजिए। आप साफ कर दीजिए। आराम से बात करें, मैं बहुत आराम से आपसे बात करूँ, आप तथ्यों पे मुझसे बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे मुझे आराम से बात करनी है या नहीं करनी? आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। इस तरह करेंगे तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। इतना मुझे शौक नहीं है डिबेट पे आने का। आप अगर तथ्यों पे बात करना चाहेंगे, आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे मौलाना, आप मान लीजिए इस बात को। आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना शौक नहीं है, आप इतना सोच लें। अब हमें इतना शौक नहीं है। नहीं तो हमें शौक है आपको? हमें शौक है क्या आपको यहाँ पे बैठाने का या फिर आपको आपसे बात करने का? आप ये बताइए। आप अपना पक्ष रखने हैं तो तरीके से रखिए। अगर बात सुनना है तो आप मेरी बात सुने, और अगर अपनी सुनाना है तो तथ्यों पे बात करिए। तथ्यों पे बात करिए, आप तथ्यों पे बात करिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। यह अफवाह फैला रहा है, बताए राजस्थान में हुआ। अब कल की बात हम लेते हैं। कल मोदी जी ने जब 9 बजे का अनाउंसमेंट किया था, सारे लोगों ने दीपक जलाए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी जलाया, सारे लोगों ने जलाया, मोदी जी के साथ में थे। लेकिन ये क्या तमाशा रहा कि लोगों ने जलाए, आग तक लगी है, खेत तक जले हैं, मकान तक जले हैं, जानवर तक जले हैं, कोरोना की बारात निकाली गई है, पटाखे दागे गए हैं। आप लोग उसकी क्यों रिपोर्टिंग नहीं करती हैं भाई? वो भी दिखाइए। उनके लिए भीड़, वहाँ कोरोना वायरस नहीं है, सिर्फ तबलीगी जमात को आप लोग टारगेट किए हैं। अगर उनसे गलती हुई है तो वो लोग बाकायदा गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ आप लोगों को क्यों ध्यान नहीं जाता है? ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आपको ये पता है कि उसके बाद क्या एक्शन हुआ? आपको ये पता है उसके बाद क्या एक्शन हुआ? मुझे सब पता है। तो फिर आप उन बातों को भी रखिए ना साथ में कि ऐसा होने के बाद उन पर मामले दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई, भीड़ के शक्ल में निकलती है। एक घंटा तक बारात चली, पटाखे दागे जा रहे हैं, ठीक है, पटाखे दागे जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन जब हर जगह लगा हुआ है तो बारात निकली कैसे? इसका मतलब फेलियर था सिस्टम का, प्रशासन का। मौलाना असलम, आप अपनी बात रखिए। जो जैसा कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। मैं भी कहना चाह रहा हूँ, हाँ, जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो लोग कोरोना की बात निकालने वाले हों या कोई भी, उनके ऊपर भी होनी चाहिए। और तबलीगी जमात के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, अगर वो इस तरीके से उन्होंने हरकत की है तो। और अगर कर रहे हैं उनको, अगर वो लोग खुल करके सामने नहीं आए हैं तो बाकायदा इन्फॉर्मर के जरिए पता लगवाएं, उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाए, उनकी जांच कराएं। हम यहाँ समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ इस घड़ी में हम देश के साथ हैं। भाई साहब ने भी सही कहा था कि ये बीमारी हिंदू मुस्लिम किसी का मजहब नहीं देखती है। और मुझे अफसोस ये होता है कि न्यूज चैनल को चाहिए कि समझाएं, हकीकत दिखाएं, सच्चाई दिखाएं। हकीकत ही दिखा रहे हैं, हकीकत ही दिखा रहे हैं। इसीलिए आपसे आपको जोड़ा है फोन लाइन पर, हकीकत ही दिखा रहे हैं। सवालों के जवाब दीजिए सर, सवालों के जवाब दे दीजिए। न्यूज चैनलों पर लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए, किसी और की जिम्मेदारी आपको बताने की
की जरूरत नहीं है। हमारा काम हमें मत बताइए। आप अपना काम सही करिए, सही करिए। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को तबलीगी हम किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोरोना की बात कर रहे हैं। और बात इस बात की हो रही है कि कोरोना किस तरह से फैलता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किस तरह से इसे हटाया जाए, किस तरह से इसे मिटाया जाए। सरकार का समर्थन क्यों नहीं हो रहा, बात इसकी हो रही है। और लगातार हम इस पे बात करते रहेंगे, आपसे सवाल पूछते रहेंगे। और अगर आप जवाब देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो तब भी हम सवाल आपसे पूछेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।